ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, हाफ आ रहा है ना। चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी निकालते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके थे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग पूछते हैं पीछे वाला क्वेश्चन। चलो तुम लोग को याद है कि नहीं देखते हैं। चलो बायोलॉजी में कितने भाग होते हैं? 2 भाग। बायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं? सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। क्या जीव विज्ञान? और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान कितने शाखाओं में बटा हुआ है? 2 शाखाओं। जीव विज्ञान कितने शाखाओं में बटा है? चलो ठीक है, जीव विज्ञान 2 शाखाओं। जीव विज्ञान 2 शाखाओं में बचा है। पहला शाखा जूलॉजी, दूसरा बोटनी। जूलॉजी किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग जीव जंतु का, जीव जंतु में दोनों हो गया। जीव जंतु मतलब बायोलॉजी, जीव जंतु का अध्ययन बायोलॉजी। अब देखो बोटनी उसको कहते हैं, बोटनी में हम लोग पेड़ पौधे पादक के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधा पादक, उसको पादक बोलते हैं, पेड़ पौधा तो उसको बोटनी बोलते हैं। और जंतु विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी। इसके अंदर जंतुओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहते हैं? जंतु का। जूलॉजी मतलब हो गया एनिमल्स का अध्ययन। तो एनिमल्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? सिर्फ जानवर नहीं, एनिमल्स के अंदर हम लोग सब आते हैं। जितना भी पेड़ पौधा छोड़ के जितना भी जीव है सब एनिमल्स में आएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन, एनिमल जीव जंतुओं का अध्ययन। जीव तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जंतुओं का अध्ययन। और कहे कि जीव जंतुओं का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में 2 शाखा है। क्या है? जूलॉजी और बोटनी। चलो जूलॉजी किसको कहेंगे? जिसमें जंतु अध्ययन। जंतु में क्या? जैसे एनिमल का अध्ययन करते हैं। एनिमल मतलब क्या? जानवर में हम लोग सब आ गए हैं, जितना भी पादक को छोड़ के। पादक किसको कहते हैं? पेड़ पौधा। तो पादक पेड़ पौधा को छोड़ के बाकी सब। हाँ, तो पेड़ पौधा का अध्ययन किस में होता है? तो पेड़ पौधा का अध्ययन बोटनी में होता है। तो बोटनी में बोलेगा, बोटनी में क्या होता है? तो इसमें पेड़ पौधा का अध्ययन, जिसको बोलते हैं पादक अध्ययन भी बोल सकते हैं। ठीक, चलो जूलॉजी। अच्छा बताओ, बायोलॉजी के पिता अरस्तु है, तो जूलॉजी के पिता किसको कहते हैं? फंस गया। जूलॉजी का पिता भी अरस्तु है। जूलॉजी के पिता भी अरस्तु। बायोलॉजी के जनक अरस्तु, जूलॉजी के जनक और बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। बोटनी का जनक। चलो आज हम लोग बोटनी में पढ़ने वाले, जूलॉजी पढ़ने वाले। जूलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं। सेल को एक एक करके देखेंगे। आइए हम लोग सेल पढ़ते हैं। सेल समझाए थे तुम लोग को। सेल क्या होता है? सेल होता है शरीर का सबसे छोटा भाग, इकाई, एकात्मक। हम लोग का बोल रहे सबसे एकात्मक जो इकाई भाग होगा वही क्या होगा? सेल होगा। जैसे एक बिल्डिंग बनता है, जैसे हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? एटम क्या बोलते हैं? कि कोई भी पदार्थ या कोई भी मटेरियल का सबसे छोटा भाग एटम होता है। उसी प्रकार याद रखना, जब एटम, हम लोग का शरीर का सबसे छोटा भाग जो होगा उसको क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। कोशिका को बोलता है शरीर का सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई। एक्टिविटीज करता है कोशिका। देखो सबसे छोटा है। अच्छा, एटम भी एक्टिविटीज करता है ना। एटम के अंदर पढ़े हैं ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसमें घूमते ये सब होता है, तो वो भी कार्यात्मक। तो उसी प्रकार जो है हम लोग का सेल जो है, सेल में कार्यात्मक बोलता है सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। ठीक, अच्छा सेल का मतलब हो गया कोशिका। तो कोशिका अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। सेल से बना साइटो, सेल से बना, जहां भी सेल से साइटो उटो देखना है हम लोग को क्या मार देना है? साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन। ठीक, तो कोशिका अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मकता तथा क्रियात्मकता इकाई है। अभी समझाएं, मतलब संरचनात्मकता मतलब क्या हुआ? वो तुम्हारा स्ट्रक्चर। अच्छा एक बात बताओ, ये घर जो बना है, बिल्डिंग जो बना है, इसका संरचनात्मकता बोले तो सबसे छोटा संरचनात्मकता इकाई क्या होगा? ईट मिला के बना। मतलब कि स्ट्रक्चर भी देने वाला हम लोग का शरीर का कौन है? सेल। और कार्य भी करने वाला सबसे छोटा इकाई। देखो हम लोग के शरीर में बहुत सारा चीज है। हार्ट है, हम लोग का आईज है, ब्रेन है, हम लोग का मस्तिष्क है, हाथ है, पैर है, किडनी है, गुर्दा है। इस सब का अलग अलग काम है। किडनी का काम है, हार्ट का काम है, हम लोग का दिल का काम है, सारा चीज का काम है। तो बोल रहा है सेल जो है, सेल भी काम करता है। सेल तो हम लोग सेल में पढ़ेंगे। सेल के अंदर प्रोटीन बनता है, हम लोग देखेंगे सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो बोलता है ये कार्यात्मक मतलब कार्य करने का और संरचनात्मक दोनों जो है उसमें कौन है? दोनों का सबसे छोटी इकाई। तो यही बोल रहा है प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक और क्रियात्मक
इकाई क्या होता है, सेल होता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नहीं। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, सही बात है। दुनिया में जितना भी जीव है, जितना भी जीव बना है, जंतु बना है, डेट मीन्स वो उसका जो बना है सारा, उसका जो शरीर का निर्माण हुआ है किससे बन के बना है? कोशिका, सेल से। सही बात है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज, हाँ, सर्वप्रथम कोशिका की खोज कौन किया था? 1665 में। कौन किया था? 16, रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक ने 1665। याद रखना, कोशिका के बारे में पढ़ रहे। कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई हम लोग का शरीर का है। संरचनात्मकता और कार्यात्मकता दोनों काम करता है। सबसे छोटा, पहला हम लोग रटे। दूसरा, आज हम लोग जाने कि बायोलॉजी के दो भाग हैं। कौन? जूलॉजी और बॉटनी। तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु, ठीक। जूलॉजी के जनक, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, ठीक है। साइटोलॉजी, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ये भी हम लोग सीख गए। अब आते हैं, सेल का खोज सर्वप्रथम कौन किया था? कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कब? 1665। चलिए, तो बोलता है सर्वप्रथम सेल की खोजी का, सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, मृत कोशिका नेफ्रोसिस कहते हैं। चलो समझना, बोलता है वो 1665 में जो खोज किया सेल का कोशिका, वो कैसा कोशिका था? मृत था, ठीक है। और इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब कभी भी बोले फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होगा? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक। कितना में? 1665। तो 1665 में रॉबर्ट हुक की किया था मृत कोशिका की खोज, ठीक है। और रॉबर्ट हुक के नाम एक और बात जाता है, रॉबर्ट हुक क्या किया है? फादर ऑफ क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। अच्छा, मृत कोशिका बोलता है, मृत कोशिका, मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। चलिए, रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में दिया। एक रॉबर्ट ब्राउन कौन था? रॉबर्ट ब्राउन जो एक वैज्ञानिक था। कौन था? वैज्ञानिक। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है अपनी कोशिका से संबंधित, रॉबर्ट ब्राउन क्या किया? कोशिका से संबंधित कुछ शोध किया, मतलब उसका रिसर्च किया। वो रिसर्च जो है अपना किस बुक में पब्लिश किया? माइक्रोग्राफिया। तब बोलेगा रॉबर्ट ब्राउन जो है अपना सेल से संबंधित जो शोध किया था, रिसर्च किया था, वो किस बुक में लिखा है उसके बारे में? तब माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिखा है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, सर्वप्रथम अब आते हैं, मृत कोशिका तो खोज कर लिया, जीवित कोशिका कौन कौन किया? तो बोलते हैं सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। तो इतना ने बोलना है, ल्यूएनहॉक बोल देना है, ल्यूएनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक इसका नाम है। तब बोलता है जीवित कोशिका खोज कौन किया? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। अच्छा, कब किया? 9 साल बाद। जब मृत कोशिका कब खोज किया था? 1665 में। 9 साल बाद 1674। तब 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक जो है जीवित कोशिका का खोज किया। अच्छा, एंटोनी ल्यूएनहॉक जो है इसको रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, शायद इसको, इसी को कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी समझिए, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा, स्लाइन एवं स्वान ने, कौन? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई। बोलता है स्लाइडेन और स्वान जो है ना कोशिका का सिद्धांत दिया। तो बोले कोशिका सिद्धांत क्या था? तो कोशिका सिद्धांत था, अगर मेरा हाथ कट गया उसके बाद धीरे धीरे दिखता है खुद भर जाता है। तो होता है क्या, एक कोशिका जैसे मरता है तो दूसरा कोशिका, उसके बगल वाला कोशिका, मान लो इतना बड़ा कोशिका एगो मर गया, छोड़ दो, उसके बगल वाला एक कोशिका वो अपने आप को 2 भाग में तोड़ लेता है। कितने में? 2 भाग में। अब 2 भाग में तोड़ लिया, छोटा हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ेगा ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है तो वहां का जगह को मतलब कवर कर लेता है। तो बोला कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। किसका? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? जीवित कोशिका खोज रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूएनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। मृत कोशिका रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट ब्राउन जो है
कोशिका संबंधित अपना जो शोध किया वो बुक किस में लिखा, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कौन होता है, सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सा होगा, माइक्रोप्लाज्मा। हम लोग याद रखें, दुनिया में सबसे छोटा कोशिका किसको होता है, अब माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, एक जंतु ही होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो जो बहुत छोटा है उसका ही छोटा रहेगा, उसका जो सेल है। तो बोलता है सबसे छोटा, क्या बोलता है, सबसे छोटा जो है कोशिका किसको रहेगा, बस याद रखना, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। बोलता है सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, इसका अंडा का होता है। इसका जो है इसका जो आकार एक बार ग्रुप डी में पूछ लिया था, इसका आकार, तो इसका आकार है 170 mm इंटू 30 mm, 170 mm इंटू 30 mm, इसका आकार पूछ लिया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्र, सबसे लंबी बोला कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन, अभी हम लोग देखे सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबा कौन होता है, तंत्रिका तंत्र का। किसका, अब तंत्रिका तंत्र किसको बोलते हैं, दिमाग में जो न्यूरॉन्स तंत्रिका होता है ना हम लोग का शरीर में, 33 पेयर तंत्रिका तंत्र हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, 33 को होता है। डेट मीन्स यही मान लो कि जैसे अभी मेरा मन किया इसको उठाने का, तो दिमाग मन किया, मतलब मन इसको आदेश दिया उठाओ, तो कुछ सिग्नल तो मेरा हाथ तक पहुंचाया होगा ना। तो सिग्नल पहुंचाने के लिए हम लोग का शरीर में 43 गो पेयर रहता है। मान लो एक तरह के तार रहता है, क्या रहता है, तार, वो दिमाग सिग्नल भेजता है, क्या बोलता है, सिग्नल भेजता है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का होता है, ठीक, इसको श्याणु कोशिका भी कहते हैं, इसको क्या, श्याणु कोशिका भी कहते हैं। अब समझना, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, ओवम का, अंडाणु का। किसका, ओवम का। फीमेल के अंदर अंडाणु प्रोड्यूस होता है, तो ओवम का क्या बोलता है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडाणु, जो अंडाणु का होता है फीमेल में पाया जाता है, और शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है, वो सबसे छोटी। ठीक, सबसे बड़ा कौन हो गया, ओवम वाला, अंडाणु का, और सबसे छोटा शुक्राणु। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तंत्रिका, अब बोल रहा है तंत्रिका किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, तंत्रिका में नहीं होता है, अतः क्षतिग्रस्त होने से ठीक नहीं हो सकता, इसी कारण सर में चोट लगने से। अब समझना एक बात, स्लाइडेन एवं स्वान बोला था कि अगर कोई कोशिका मृत हो जाती है तो उसका बगल वाला कोशिका अपना सेल डिवीजन करके, सेल डिवीजन मतलब एक सेल अपना, एक कोशिका जो है टूट के 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, उसके बाद क्या करता है, वहां के जगह को मतलब रिपेयर कर देता है। लेकिन दिमाग में हम लोग का जो न्यूरॉन्स है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, उसमें कोशिका विभाजन। अच्छा एक बात बताओ, चोट लगेगा उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा, मतलब डेट मीन्स रिपेयर नहीं होगा माथा का। अच्छा माथा में जब रिपेयर नहीं होगा तो हमको एक बात बताना, जब सर में रिपेयर नहीं होगा तो वो ठीक हो सकेगा, नहीं ठीक होता है, जिस कारण सर में चोट लगने पर क्या होता है, शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। बोलता है अच्छा शरीर में सबसे स्लो, कभी पूछे कि शरीर में सबसे स्लो कोशिका विभाजन या ना के बराबर होता है किसमें, अच्छी तंत्रिका तंत्र में। ठीक, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। अब बोले कि सबसे तेज किसमें होता है कोशिका विभाजन, तो सबसे तेज लीवर। बोलता है आधा भी लीवर खराब होता है फिर से वो रिकवर कर जाता है, यहां तक कोई दिक्कत। कोशिका विभाजन का सबसे अच्छा एग्जांपल देखेगा गिरगिट का पूंछ में, पूंछ काट दो पूरा फिर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंग, अब हम पढ़ते हैं कोशिका का अंग में जीव द्रव। क्या पढ़ रहे हैं, जीव द्रव, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा जीव द्रव मतलब बोला, इसका मतलब उसमें जीवन रहता होगा, जीव तब ना हम लोग बोलते हैं, तो जीव द्रव बोला जाता है। इसकी खोज पुरकिंजे ने की, तो जीव द्रव की खोज किसने की, पुरकिंजे ने। हम लोग पहले जानेंगे जीव द्रव, इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव की खोज किसने की, पुरकिंजे ने। इसकी खोज किसने की, पुरकिंजे ने। चलो, यह एक तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है। यह जो तरल मतलब समझा, लिक्विड, जैसे तेल घी, तो तरल होता है और गाढ़ा होता है। गाढ़ा मतलब तुम्हारा घी की तरह होता है। देखो लिक्विड तो पानी भी है, लेकिन पानी गिराएगा तुरंत फैल जाएगा, लेकिन घी गिराओ तब टाइम लगेगा। ठीक, तो गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने, बोलता हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बनाया।
हेक्सले जो था, एक वैज्ञानिक था हेक्सले, वो बोला कि जीवन का भौतिक आधार कौन है? तो प्रोटोप्लाज्म। कौन है? प्रोटो, जिसको जीव धर्म कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। बोलता है सेल है, सेल एक गोल जैसा होता है, सेल में जितना भी बहुत, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सारे जैविक क्रियाएं होगा। जैविक मतलब जीवित रहने के लिए जो जो क्रिया होता है, तो सारे जैविक क्रियाएं जो हो गया मतलब जीवित रहने के लिए, तो सारा प्रोटोप्लाज्म का। तो सेल रहेगा, सेल के अंदर पूरा फैला रहता है। और उसी, मान लो कि एक थाली है, थाली में हम पानी भर दिए, अब पानी भर के थाली के अंदर चम्मच रख दो, तुम कप रख दो, तो सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वही पानी के अंदर रहता है। तो इसीलिए जीव द्रव बोला जाता है, जीव द्रव। इसको हेक्सले ने क्या बोला था? जीवन का भौतिक आधार बोला था। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती। इसका 80% भाग लगभग जल से बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, आप समझना। बोल रहा है जीव द्रव जो है कितना पानी से बना होता है? 80% पानी। चलो, जीव द्रव का खोज किसने किया? पुरकिंजे। कौन किया? पुरकिंजे। हेक्सले इसको क्या बोला? जीवन का भौतिक आधार बोला। ठीक, इसका 80% भाग क्या चीज से रहता है? गुड। 2 प्रकार का होता है। कोशिका द्रव कितने प्रकार का? देखो, अच्छा एक बात समझना, जीव द्रव जो है, जीव द्रव होता है, कोशिका है, कोशिका के अंदर पूरा जो फैला गाढ़ा लिक्विड होता है उसी को जीव द्रव कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। अच्छा, कोशिका द्रव ये 2 प्रकार का बांटा जाता है, इसको कोशिका द्रव बोलते हैं और केंद्रिका द्रव। अच्छा, केंद्र मतलब क्या होता है? सेंटर में जो रहता है, केंद्रिका, जैसे भारत में केंद्र सरकार केंद्र में है, तो उसी प्रकार हम लोग का सेल में एक न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस, उसको केंद्र बोलते हैं। ठीक ना? तो केंद्र में जो रहेगा ना, केंद्र के बीच में, तो उसको हम लोग केंद्र, वो जो केंद्र है न्यूक्लियस, उसमें जो गाढ़ा द्रव रहेगा उसको क्या बोलेंगे? केंद्रिका द्रव। ठीक, केंद्र में रहेगा तो केंद्र वाला द्रव। अब बाकी जो केंद्र को छोड़ के बाकी सेल में रहेगा, मतलब कोशिका में रहेगा, उसको कोशिका द्रव। इन दोनों को मिला के की बोलेंगे? जीव द्रव। जीव द्रव ही ना, सेल के अंदर बोला जीव द्रव 2 प्रकार का होता है। एक होता है कौन? कोशिका। तो कोशिका के बीच में जो रहेगा कोशिका द्रव, और जो कोशिका के बाहर उहार में रहेगा, मतलब सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, वो कोशिका द्रव, और जो केंद्र के अंदर रहेगा वो केंद्रिका द्रव। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। आप समझना, कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। एक बात बताना, को हम लोग का कोशिका, अच्छा एक बात बताओ, खेत में हम लोग पानी दिए, तो हम लोग खेत में हमेशा पानी देख रखे, खेत सूखेगा? तो हम लोग बोलते हैं खेत सूखने से क्या बचाता है? पानी। तो उसी प्रकार सेल ना सूख जाए, सेल को सूखने से कौन बचाता है? जीव द्रव। कौन? तो जीव द्रव में कौन? कोशिका द्रव। तो बोला कोशिका को कौन सूखने से बचाता है? कोशिका द्रव। जो कोशिका में द्रव, जो द्रव रहेगा वही तो सूखने के नहीं बचाएगा ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति पढ़ते हैं। अब कोशिका भित्ति क्या है? सेल वॉल। यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। आप समझना, सेल मानो एक गोल प्रकार का है। क्या है? गोल है। अच्छा, गोल है। एक बात बताना, हम लोग का स्ट्रक्चर हार्ड रहता है पेड़ पौधा का? पेड़ पौधा का, अच्छा पेड़ पौधा का रहता है। हम लोग का स्ट्रक्चर से ज्यादा किसका हार्ड रहता है? पेड़ पौधा। अच्छा, पेड़ पौधा का स्ट्रक्चर हार्ड रहता है, तो उसका जो सेल होगा उसको प्रोटेक्ट करने वाला रहेगा। तो बोलता है सेल वॉल उसको बोलते हैं। पादप कोशिका में पाया जाता है सिर्फ पेड़ पौधा में। जैसे हम लोग का एक सेल है, सेल के बाहर एक झिल्ली होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति या झिल्ली बोलते हैं। और सॉरी, झिल्ली ही बोलेंगे, भित्ति तो कोशिका सेल वॉल को बोलेंगे। पादक वाला जो है ये तो नॉर्मल सारा मनुष्य और पेड़ पौधा में रहता है, और एक और लेयर रहता है पेड़ पौधा में, बाहर से उसको सुरक्षा पर, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, वॉल मतलब दीवार, मतलब वो प्रदान करे, रक्षा प्रदान, एक्स्ट्रा प्रदान करने। हम लोग का देखो शरीर बहुत स्ट्रेचबल है, लेकिन पेड़ पौधा का स्ट्रेचबल रहता है, मतलब उसका सेल भी हार्ड रहता होगा। सेल हार्ड क्यों रहता है? तो उसके बाहर में एक रहता है लेयर, क्या रहता है? उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। तो सेल वॉल जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। अच्छा, कोशिका भित्ति मानव में पाया जाता है कि पेड़ पौधा में पाया जाता है? बताइए। पेड़ पौधा में, क्योंकि मानव से ज्यादा सख्त होता है तो उसको जरूरत। सिर्फ धरती पर पेड़ पौधा में ही सेल वॉल पाया जाता है। सिर्फ किसमें? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़। यह पेड़ पौधे को सुरक्षित करता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला पढ़ते हैं, जीवाणु।
जीवाणु एक पादक होता है। जीवाणु क्या होता है? आपको हम बताए थे बैक्टीरिया, जैसे बहुत आदमी सोचिएगा कि बैक्टीरिया क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया का नाम सुनेगा बैक्टीरिया बोलेगा बैक्टीरिया थी होता है, क्या बोलता है? बैक्टीरिया डेट मीन्स एनिमल्स, जंतु में उसको रखते हैं। बैक्टीरिया जंतु नहीं होता, वो पादक होता है। पादक मतलब पेड़ पौधा, बैक्टीरिया क्या होता है? पेड़ पौधा। तो बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसको और कहते थे? हम लोग पढ़े थे, बताओ अभी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी लियोनवॉक। हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो, पेड़ पौधे, जीवाणु एक पादक होता है, ठीक है। इसकी कोशिका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जीवाणु क्या होता है? एक पादक। उसका जो कोशिका, अच्छा पादक होता है तो उसमें भी होगा एक सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति। तो बार बार पूछेगा जीवाणु का कोशिका भित्ति क्या चीज से बना होता है? जीवाणु का कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। तो डायरेक्ट आपको बोलना है पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक भी एक प्रकार का पादक है। कवक भी क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं, किस में पढ़ चुके हैं हम लोग? बोटनी में पढ़ चुके हैं। तो कवक भी एक प्रकार का क्या होता है? पादक होता है। उसका बाहर वाला लेयर क्या चीज का होता है? उसका सेल वॉल क्या चीज का होता है? उसका सेल वॉल होता है काइटिन का। क्या चीज का? बहुत बार क्वेश्चन पूछा। तो बोलेगा कि कवक मतलब फंगस का सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसकी होता है? काइटिन। अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल पूछा तो कौन सी? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आप लोग को, तो अब हम लोग पढ़ते हैं से, अच्छा हम लोग पढ़े अभी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बताएं, सिर्फ कोशिका भित्ति एक गोल जैसा, मान लिया अगर ये कोशिका है और इसके बाहर से एक लेयर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। सिर्फ कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? कौन सेल में? सिर्फ पादप, पेड़ पौधा में। चलिए, अब एक आता है, जैसे कोशिका भित्ति के अंदर एक और होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल। उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। बहुत लेयर, झिल्ली मतलब पतला होता है, इसीलिए झिल्ली बोलते हैं। तो बोला यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि कोशिका झिल्ली जो है जंतु, पेड़ पौधा और जानवर दोनों में पाया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका झिल्ली। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाएगा बताइए? कोशिका झिल्ली हर सभी के अंदर पाया जाएगा। सिर्फ कोशिका भित्ति था वो पेड़ में पाया जाएगा। तो अभी से हम लोग ने समझ गए हैं कि कोशिका भित्ति सिर्फ किसके लिए यूज होगा, बाकी इसमें सेम रहेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। बोलता है कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, बहुत सारा। तो आपको बताएं, एक थाली ले लीजिए, थाली में पानी डाल दीजिए, जिसको जीव द्रव बोल दीजिए, उसमें रख दीजिए चम्मच रख दीजिए, ग्लास रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, चावल रख दीजिए। तो उसके अंदर जो रखा हुआ चीज हम बोलेंगे अवयव। तो बोलता है सेल के अंदर जितना भी अवयव होता है वो सारा किसके होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर। मतलब जो है बाहरी लेयर, हम इसका मतलब हम पूछे जंतु कोशिका का बाहरी लेयर किसे कहते हैं बताइए? सेल मेम्ब्रेन। काहे कि, और अच्छा पादप कोशिका का बाहरी मेम्ब्रेन का बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। हम क्या पूछे? बोले पादप का मतलब पेड़ पौधा का सेल का सबसे बाहर में क्या रहता है? सेल वॉल। मानव में क्या रहेगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली उस पेड़ पौधा में भी रहेगा, एक एक्स्ट्रा रहता है ताकि उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आप लोग को, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करता है। यह अर्ध परागमय होता है। अर्ध परागमय होता है। अब समझिए इसका सेमी परिएबल होता है। अब समझिए सेमी परिएबल मतलब क्या होता है? जो कोशिका झिल्ली होता है ना, अर्ध परागमय होता है। इसका मतलब समझिए क्या है? जैसे अब दरवाजा है हम लोग का, एक बार और समझाए थे। तो दरवाजा है, दरवाजा इसलिए बनाता है कि हर लोग अंदर नहीं आ सके, जिसको परमिशन है वही आ सके। तो दरवाजा को तुम सेमी पेरिएबल बोल सकता है। उसी प्रकार हम लोग इसको बोल सकते हैं, किसको? हम लोग अपने आप को, हम लोग तो उसी प्रकार बोल सकते हैं कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर, अर्ध परागमय मतलब कि कोशिका से जब अगर कोशिका का इजाजत होगा तो कुछ चीज बाहर जाएगा और कुछ चीज बाहर से अंदर आएगा। हमेशा कोई भी चीज झिल्ली को पार करके नहीं आ सकता, जब तक कि कोशिका नहीं चाहेगा नहीं आ सकता। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए गुड, अब लोग पढ़ लिया। अब आगे हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़ रहे हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। सही बात है, जब कोशिका का बाहर वाला लेयर को कहते हैं कोशिका भित्ति। ये अर्ध परागमय होता है, कुछ जा भी सकता है ना भी जा सकता है, उसका मन पे है।
कोशिका जो उसके आने का चीज जो काम का चीज होगा उसको आने देगा, जो उसके काम का चीज होगा नहीं आने देगा। तो बोलता है कोशिका झिल्ली जो है ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, अंदर अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। बात सही है, दरवाजा तो नियंत्रण करता है ना, उसी प्रकार अर्धपराग में होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर आने देता है, कुछ ही वस्तु को अंदर आने देता है। अब आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग स्ट्रक्चर दिया है, ये सब स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहते हैं, क्या माइट्रो, इसको सूत्र कणिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यह ऑक्सीशोषण होता है, यहाँ ऑक्सीशोषण होता है। कौन शोषण होता है, ऑक्सीशोषण होता है। इसकी खोज अल्टमैन ने की, इसकी खोज कौन किया, अल्टमैन ने। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है, कैसा शोषण होता है, ऑक्सीशोषण होता है। अब समझ, अभी हम लोग पढ़ाएंगे एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक ना। वायवीय और अवायवीय श्वसन होता है। तो एगो वायु के बिना होता है, एगो वायु के प्रेजेंट में होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीशोषण मतलब हो गया वायवीय श्वसन, वायु का जरूरत हो। तो यहाँ पर बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन श्वसन होता है, ऑक्सीशोषण होता है। इसकी खोज किसने की, अच्छा अभी हम लोग पढ़े कि ये कोशिका होता है, पादप कोशिकाओं में एक सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल झिल्ली होता है, सॉरी सेल झिल्ली होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर जीव द्रव भरा हुआ होता है, जीव द्रव, ठीक है। और हम लोग पढ़े कि सेल के अंदर बहुत सारा चीज होता है, अवयव होता है जो कि काम करता है अपना, ठीक, जो कि अपना काम करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। कौन किया, इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यह ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसको क्रेब साइकिल बोलता है। अब यहाँ पर क्रेब साइकिल चलता है, क्या चलता है, देखो क्रेब साइकिल जो है ना बताएंगे उसमें कैसे एनर्जी बनता है। क्रेब साइकिल एक्चुअली होता है कि श्वसन होने के बाद कितना एनर्जी कितना बनता है, लेकिन ये हम लोग का पूछेगा नहीं, सिर्फ पूछता है क्रेब साइकिल कहाँ चलता है। अपर एग्जाम में ज्यादा पूछता है यूपीएससी वाला में, तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस इतना जाने माइटोकॉन्ड्रिया में कौन साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल आप लोग पूछिएगा क्या है, तो क्रेब साइकिल के अंदर ही चल के एनर्जी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो पहले पढ़े हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का आविष्कार किसने, खोज किसने की, आविष्कार नहीं, खोज अल्टमैन ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीशोषण होता है। और यहाँ पर कौन साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल। इसके फलस्वरूप जब क्रेब साइकिल बनता है तो एनर्जी बनता है, हम लोग को एनर्जी। अब बोलता है इसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं। क्या बनता है, एटीपी और ग्लूकोज। अच्छा, एटीपी और ग्लूकोज, और हमें ऊर्जा मिलती है, और हमें ऊर्जा। इसी कारण कोशिका को पावर हाउस या शक्ति गृह का, बार बार क्वेश्चन पूछा है, हमारे शरीर का सेल का वह कौन सा भाग है जिसे पावर हाउस कहते हैं, सेल का वह कौन सा भाग है जिसे पावर हाउस कहते हैं। इसी का समझिए, सेल का वह कौन सा भाग है जिसे पावर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस। तो पावर हाउस सेल का वह कौन सा भाग है जिसे पावर हाउस कहेंगे, तो क्या कहेंगे, माइटो। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या होता है, वहां पर श्वसन करके वो एनर्जी बनाता है। एनर्जी किस प्रकार का, एटीपी और ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण करता है, तथा ग्लूकोज का। अच्छा, एटीपी किसको बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं इसको बोलते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी का करेंसी है। जिसे हम लोग का भारत में कैसा मुद्रा चलता है, रुपया चलता है, भारत का करेंसी रुपया है। बांग्लादेश का टका है, ठीक है, बांग्लादेश का टका है। नेपाली का नेपाली रुपया है। तो उसी प्रकार एक एनर्जी का नाम है, क्या है, ये एनर्जी का, इसको बोलेंगे करेंसी ऑफ एनर्जी। तो एटीपी वगैरह जो होता है ना, छोटा छोटा हम लोग के शरीर में ऑर्गन होता है, क्या होता है। तब तो तुम पूछेगा ग्लूकोज भी क्या है, ग्लूकोज भी तो एनर्जी है। तो देखो बताते हैं, ग्लूकोज हम लोग को बड़ा काम करने के लिए यूज होता है। एटीपी क्या होता है, एटीपी हम लोग छोटा जो शरीर में जैसे है छोटा छोटा ऑर्गन, जैसे मान लो किडनी हो गया, हार्ट हो गया, छोटा छोटा जो ऑर्गन है उसको एटीपी में ही क्या चाहिए, एनर्जी, एटीपी में ही एनर्जी। तो एनर्जी का जो है फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन, बन रहा है, जल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन, कौन किया, अल्टमैन। यहां तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं।
अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार, अंदर वाला जितना दीवार रहता है एक प्रकार का, उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टी। आप लोग का बुक में दिया है, क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। ठीक, अब समझते हैं दो वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त प्रदब सॉरी अंतः प्रदब जालिका, ठीक ना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर कहते हैं, ईआर। अब माइटो समझते हैं क्या होता है ईआर हम लोग को। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। चलो अब अगला पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या पढ़ते हैं? एंडोप्लाज्मिक। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? फोन आ रहा है कि कर दो, चल रहा है ना। चलो अब यहां तक जाने अंतः प्रदत्त जालिका। क्या जाने? अंतः प्रदत्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता। आप समझिए ईआर कैसे देता है। हम लोग पढ़ाएंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको ईआर, ईआर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतः प्रदब, क्या? अंतः प्रदब जालिका। जालिका मतलब जाली जाली फैला है। अच्छा, स्प्रिंग देखा ऐसे ऐसे रहता है, तो ये भी ऐसे सांप की तरह एक स्प्रिंग मान लो, ताड़ ले लो एगो कड़ा वाला, उसको ऐसे ऐसे मोड़ के ऐसे, तो उसी प्रकार का होता है। ये कैसे हार्ड हो गया, तो एक स्प्रिंग ऐसे ऐसे बनाए, ऐसे हो गया। तो ये क्या करता है, मेरा सेल है इसे गोल और उसमें ऐसे स्प्रिंग टाइप का है, तो ये क्या करता है, सेल को चिपकने से भी रोकता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो सेल को चिपकने से रोकता है, जिसको सेल का हड्डी कह देता है। हम लोग का शरीर, एक बात बताओ, अगर कंकाल तंत्र नहीं रहे हम लोग का, क्या बोलता है, हम लोग का पूरा वर्टिब्रेटर नहीं रहे तो हम लोग चपटा हो जाएंगे। तो उसी प्रकार बोलता है कि इसको इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को सेल का क्या बोला जाता है, तंत्र, सॉरी कंकाल भी बोलते हैं, आंतरिक कंकाल। कोशिका का आंतरिक कंकाल किस कंकाल भी कहते हैं, किसको? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए, ये दो प्रकार के होते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितने प्रकार का? दो प्रकार का, अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यही ऐसे ऐसे स्प्रिंग टाइप का है, पचकने से रोकता है। अब दो प्रकार का है, एक है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आप समझते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट और स्मूथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर मतलब क्या हो गया, इसको बोल सकता है चिकनी, चिकनी अंतः प्रदब्ध जालिका बोल सकता है, इंग्लिश में बोल सकता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बोलेगा हाँ सही बात है। अच्छा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या चीज से बना होता है? बोलता है यह कार्बोहाइड्रेट और वसा से बना होता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट, मतलब चिकनी वाला ईआर, मतलब स्मूथ ईआर किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट और सॉरी कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, बना नहीं होता है। ये जो किसका निर्माण करता है? चिकनी। स्मूथ ईआर किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं रफ ईआर। कौन? रफ ईआर, खुरदरी, रफ ईआर, खुरदरी। तो खुरदरी पर, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। आप समझना, अभी हम लोग पढ़े ईआर। ईआर कितने प्रकार का? दो प्रकार का, स्मूथ और रफ। तो स्मूथ जाने की वसा और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक, निर्माण। वसा और कार्बोहाइड्रेट मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं खुरदुरी, जिसको रफ बोलेंगे, रफ ईआर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरईआर, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बोलता है ये जो रफ होता है ना, खुरदुरी, इस पे छोटा 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 राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण क्या करता है? क्या चीज का? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, या प्रोटीन निर्माण करता है। अब राइबोसोम समझना। अब हम लोग पढ़ रहे थे ईआर। ईआर दो प्रकार का, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ईआर में हम लोग देखें कि दो प्रकार का, एक स्मूथ ईआर, तो स्मूथ कार्बोहाइड्रेट वसा, और रफ वाला कौन बनाता है? रफ वाला राइबोसोम और
प्रोटीन का गुड निर्माण, सॉरी न, राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण निर्माण करता है। ठीक, अच्छा राइबोसोम क्या होता है, वो रफ ईआर के ऊपर थोड़ा थोड़ा रहता है, ऐसे खुरदुरी गोल गोल रहता है। अब इसके बारे में पढ़ते, राइबोसोम क्या, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग क्या होता है, राइबोसोम। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री जब भी पूछे प्रोटीन फैक्ट्री सेल में किसे कहते हैं, किसको बोलेगा, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। यह दो प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। 17S राइबोसोम यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एक होता है 18S राइबोसोम, यह भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब समझना से को अभी हम लोग पढ़े राइबोसोम। राइबोसोम किस पे था, ईआर पे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे, उस पे छोटा छोटा था। अब जो राइबोसोम था ना, दो भाग में इसको, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S 80S। अच्छा एक बात बताओ, 70 बड़ा कि 80 बड़ा, 80 बड़ा। तो इसका मतलब जो ये सूचित कर रहा है, राइबोसोम का साइज को सूचित कर रहा है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो एगो बोलते हैं 17S, क्या बोलते हैं 17S। 17S को तो एस क्यों लगाते हैं, एस को इसीलिए इसको बोलते हैं सेडिमेंटल कोफिशिएंट। ठीक ना, एस जो है ना सेडिमेंटल कोफिशिएंट। जैसे हम लोग का जैसे $75, डॉलर का साइन क्या है, ऐसे करके ऊपर से कटा हुआ, तो उसी प्रकार राइबोसोम को सूचित करने के लिए 17S और 18S, तो सेडिमेंटल कोफिशिएंट बोलते हैं एस को। तो 70S किस में आया, तो 17S बोला यह जो है यह हल्का होता है। यह कैसा होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अभी तुम लोग को बताए ना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ाएंगे। बस इतना जानो, प्रोकैरियोटिक जो है थोड़ा कमजोर मान सकते हो। प्रोकैरियोटिक निर्माण में कम रहता है, छोटा रहता है, और यूकैरियोटिक मेच्योर रहता है, मतलब अच्छा मेच्योर बना हुआ रहता है और निर्माणाधीन रहता है प्रोकैरियोटिक। अरे एक घर बनाओ, एक घर अभी बनाना स्टार्ट किया और एक घर बन गया, तो मजबूत कौन हो गया, जो बन गया, हाँ उसमें ज्यादा चाहिए। तो उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक में 17S होता है जो कि हल्का होता है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक के सेल का दो प्रकार होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। बस अभी याद करो, 17S प्रोकैरियोटिक में, 18S यूकैरियोटिक में। आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं हम लोग, यहां तक समझ गए। आगे आते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। क्या आते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी किसको, गोल्जी बॉडी या इसको गोल्जी एप्रियंस एपार्टस भी बोलते हैं। इसकी खोज कैमिले गोल्जी ने की थी। इसकी खोज कौन की थी, कैमिले गोल्जी। तो बोला गोल्जी बॉडी है, इसके खोज कौन किया था, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात सहायता देता है। अब गोल्जी बॉडी काम क्या है, मान लो कि जैसे प्रोटीन बना, प्रोटीन कहाँ बना, राइबोसोम में। वो प्रोटीन शरीर का कोई और अंग में जाएगा, तो सेल है, एक थाली है, हम बताएं थाली है गोल जैसा, पानी भरा हुआ है। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, राइबोसोम के पास आएगा, वो अपने पास लेगा, प्रोटीन को लेगा और जहां जरूरत होगा पहुंचा देगा। तो परिवहन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पर रख दिया गोल्जी बॉडी, क्या कि उसका सरनेम था, क्या था, कैमिलियो गोल्जी, उसका सरनेम गोल्जी था। ठीक है, ये पदार्थ का परिवहन करता है। इसको समझने में कोई दिक्कत, चलिए आगे पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम, क्या, सेंट्रोसोम, इसको तारक बोलते हैं, तारक काय, इसको क्या बोलते हैं, तारक काय। यह कोशिका विभाजन करता है। यह क्या करता है, कोशिका विभाजन, तारक काय बोलते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, यह केवल जंतु में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। अब समझना सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम देखो यहाँ पर पाइप के आकार का होता है, पाइप के। सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेल डिवीजन अभी सुना था, तो सेल डिवीजन। एक बात बताओ, एक घर के अंदर बहुत सारा मेंबर रहता है, तो पेन गिरा उठा लेना, बहुत सारा मेंबर रहता है, तो हर मेंबर का अलग अलग काम रहता है। तो सेल डिवीजन का काम किसको रहता है, सेंट्रोसोम को। किसको, सेंट्रोसोम का काम है सेल। इसको तारक काय बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसका काम क्या है, यह कोशिका विभाजन करता है। अच्छा ये मस्तिष्क में पाया जाता है, काहे कि मस्तिष्क में सेल डिवीजन होता ही नहीं, तो नहीं पाया जाता है। चलो गुड। सेंट्रोसोम
अच्छा, सेंट्रोसोम जो बोला सिर्फ जंतु कोशिका में, किसमें? जंतु को सिर्फ मतलब अच्छी जानवर में पाया जाता है, जानवरों में। तो पादप में नहीं पाया जाता है, नहीं। तब पादप में सेल डिवीजन नहीं होता है, पेड़ को भी काटते हैं कुछ दिन में भर जाता है। हाँ, पादप में जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट द्वारा, किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट किसके द्वारा? पादप कोशिकाओं में सेल कोशिका विभाजन किसके द्वारा? गुड। अभी तक हम लोग पढ़े मानव कोशिका में सेल कोशिका विभाजन किसके द्वारा? सेल प्लेट। मानव में, मानव में, पादप ने, मानव में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो पढ़ रहे हैं तारक का है, और अच्छी पादप में सेल प्लेट। गुड, यहां तक समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सेंट्रोसोम की खोज कौन ने की? बोबेरी ने। बोबेरी ने सेंट्रोसोम की खोज कौन की? बोबेरी ने। कौन की? बोबेरी ने। चलिए, सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की। यहां तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझ गए सेल कैसे है, थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पर भी समझ लेंगे, लास्ट होने दीजिए। लाइसोसोम, आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग? लाइसोसोम। लाइसोसोम किसको कहते हैं? यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर, अच्छा, जल अपघटक एंजाइम क्या होता है हम लोग समझा देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? तुम लोग को पिंचर प्लांट पढ़ाए थे, पनघट, जो कि नाइट्रोजन की कमी के लिए कोई भी वो पौधा जो कि कीड़ा मकोड़ा खाता था उसको दबोच लेता था, उसके बाद जल अपघटक एंजाइम छोड़ता था, जिससे क्या होता था, वो जो कीड़ा मकोड़ा है गल जाता था, और उससे कोई भी बॉडी का निर्माण होने में प्रोटीन का आवश्यकता, जहां प्रोटीन रहेगा उसमें नाइट्रोजन रहेगा ही, तो उससे नाइट्रोजन, तो बोलता है इसमें जल अपघटक एंजाइम रहता है। तो जल अपघटक एंजाइम, जैसे हम तुम लोग को पिंचर पौधा के बारे में बताएं तो समझ गया होगा, जल अपघटक एंजाइम खतरे वाला है, काहे कि जैसे जिस पे पड़ता था गला देता था। तो जल अपघटक एंजाइम होता है। कोशिका के अंदर कोई, बोलता है कोशिका का अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उसे उस अंग को नष्ट कर देता है। कोशिका के अंदर मान लो कोई बॉडी है, गोल्जी बॉडी है, वो काम नहीं कर रहा है तो उसको न्यूक्लियस, सबका हेड रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या बोलेगा? जाओ, क्या बोलेगा? जाओ, और तुम कोशिका को, किसको? कोशिका को, गोल्जी बॉडी को नष्ट कर दो, तो गोल्जी बॉडी के पास जाएगा और वहां पर उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम उस पर छिड़काव करेगा जिससे वो नष्ट हो जाएगा। या गोल्जी बॉडी, नहीं, हम तुमको समझा रहे हैं, मतलब कि जो भी अंदर तुम्हारा कोशिका के अंदर जो भी काम नहीं आता है उसको नष्ट करने का मतलब वो पदार्थ, आप देखो, अब हमारे रूम के अंदर कुछ भी ऐसा खाना नहीं है, बासी हो गया, तो उसको फेंकना पड़ेगा ना, इसको गलाना पड़ेगा। तो वही बोलता है कोशिका के अंदर जो चीज काम नहीं करता है उसको खत्म करने का काम कौन करता है? गलाने उलाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। कौन करेगा? चलिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, लाइसोसोम करता है, ठीक है। यहाँ तो नष्ट, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है। अब समझना, कोशिका के अंदर कोई अंग अगर काम नहीं करता है तो ये उस अंग को नष्ट कर देता है। अब बोलता है जब पूरा कोशिका, हम लोग का पूरा कोशिका सही से काम नहीं कर रहा है तब लाइसोसोम क्या करता है? फट जाता है, और जैसे फटेगा उसके अंदर से क्या निकलेगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरा सेल में फैल जाएगा जिससे उस सेल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, उस सेल नष्ट हो जाएगा। तो बोलता है जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो, अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम। तो कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सब जानता है। चलिए, इसकी खोज डी डुबे ने किया था। कौन किया था? डी डुबे ने किया था। इसकी खोज कौन किया था? डी डुबे। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अच्छा, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जब जो काम नहीं करता होगा वो उसको खत्म कौन करता होगा? तो लाइसोसोम तो पाया ही नहीं जाता है। तो आरबीसी, जब हम लोग का एक स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है किडनी के आसपास, प्लीहा होता है, क्या होता है? तो प्लीहा में तो ग्रेवयार्ड बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब कब्रिस्तान आरबीसी का। रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन को। वहीं पर रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होता है। तो शरीर में हम लोग का सारा चीज दिया हुआ है, हम लोग का शरीर जो निर्माण हुआ है सारा चीज, मतलब आज हम लोग शरीर क्या है?
आज हम लोग खान पान रहन सहन गलत कर दिए जिससे बीमारी होता है, नहीं तो जितना बीमारी होगा ना उसको शरीर खुद वो मैनेज करने जानता है। अच्छा हम लोग का देखता है कट जाता है बॉडी, कटने के बाद वो सेल मर जाता है, फिर अंदर से नया चमड़ा आता है, देखता है ऊपर पपड़ी बन के निकल जाता है। वो जो पपड़ी बन के निकलता है इसका मतलब वो सेल ही तो मरता होगा। तो जैसे कटता होगा देखता होगा पूरा काम लाइसोसोम फटता होगा, लाइसोसोम फाड़ के वो सेल को खत्म कर देता होगा, सेल की जगह नया सेल उत्पन्न हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ, बाहर फेंका जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है? नहीं। तो आरबीसी का अंत कहाँ होता है? आरबीसी पलिया में। कहा? ठीक है, लाइसोसोम। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक। अब केंद्रक किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन। देखो रॉबर्ट ब्राउन, एगो और उधर था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने, सुनो, रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी पुस्तक एगो लिखा था, कौन? माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है इसकी खोज, केंद्रक का खोज किसने किया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। यह कोशिका को नियंत्रण करता है, यह कोशिका को नियंत्रण, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। ऐसा इसे कोशिका का, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, इसमें 80%। अब एक बात बताओ, पूरा शरीर हम लोग का है, बॉडी उडी सब है, हैंड उंड पैर उड सब है। अच्छा पूरा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है मानो तो? ब्रेन। हाँ, ब्रेन कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार बोलता है कि सेल में बहुत सारा क्रिया होता है। अभी तुम देखा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा था, पावर हाउस कर रहा, लाइसोसोम जो चीज मर गया है, जो चीज नहीं काम करता है उसको गला सड़ा रहा था, खत्म कर रहा था। तो उसी प्रकार जो है ये सब जो करता है इसका आज्ञा कौन देता है? उसका ब्रेन। तो न्यूक्लियस थी, सॉरी, केंद्र थी, कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं? कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस को। किसको? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही सारा आदेश देता है, सेंट्रोसोम को बोलता है कि तुम कोशिका विभाजन करो, सारा आदेश कौन देगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 80% क्या चीज से बना होता है? प्रोटीन से। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं रस अथी केंद्रक समझ गए? केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका को नियंत्रण करता है, इसमें 80% क्या चीज से बना? गुड गुड। अब हम लोग बोलते हैं रस धमनी होता है, एक वैक्यूल्स। क्या होता है? वैक्यूल्स, जिसको रसधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। एक होता है वैक्यूल, यह जल को संचित करता है। यह क्या करता है? तो हम लोग का कोशिका हो गया, कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका के भित्ति के अंदर हम लोग देखे माइटोकॉन्ड्रिया था, फिर है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि उसको अंदर का आंतरिक कंकाल तंत्र बोलते हैं, काहे कि वो एक सपोर्ट देता है, काहे कि वो ऐसे स्प्रिंग टाइप का होता है, वो चिपकने से बताता है। वो देखे थे, उसमें राइबोसोम था, प्रोटीन बना रहा था, कोई वसा बना रहा था, तो बहुत सेंट्रोसोम था, सब अलग अलग चीज था, सेंट्रोसोम था। तो उसी प्रकार बोल रहा है कि उसके अंदर एक होता है रसधानी। क्या होता है? रसधानी, जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स का काम है पानी को स्टोर करना। क्या काम करना है? यह जल को संचित रखता है। यह जंतुओं में छोटा किंतु पादपों में बहुत बड़ा। अच्छा एक बात बताओ, पानी का जरूरत हम लोग को ज्यादा है कि पेड़ पौधा? पेड़ पौधा को पानी के बिना बना ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन के बिना बना पाएगा, वो अपना ग्लूकोज को बना पाएगा प्रकाश संश्लेषण में। तो वैक्यूल्स हम लोग का बड़ा होगा कि पेड़ पौधा का? पेड़। तो हम लोग के मुकाबले वैक्यूल्स पेड़ पौधा का। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? वैक्यूल्स छोटा सा था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं लवक। क्या पढ़ते हैं? लवक इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। लवक हम लोग, लवक क्या होता है आप समझना। यह पादकों का यह पादकों मतलब पेड़ पौधा में यह पादकों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। समझना, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन होता है? उसको कोशिकांग बोलते हैं। कोशिकांग मतलब कोशिका अंग। इसको अलग करेगा संजीव विथित तो क्या आएगा? कोशिका अंग। तो बोलता है यह पादक का सबसे बड़ा कोशिकांग, मतलब पादक कोशिका में सबसे बड़ा क्या होता है? प्लास्टिड, जिसको लवक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लवक। अब यह केवल पादक में पाया जाता है। यह किसमें? यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का? लवक 3 प्रकार का होता है। अब समझना, पहला होता है क्रोलोप्लास्ट, दूसरा होता है लिकोप्लास्ट। पहला क्रोलोप्लास्ट, दूसरा लिकोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा। अब देखो लिकोप्लास्ट जो होता है इसका कोई रंग नहीं होता है। लिकोप्लास्ट का कोई रंग।
क्लोरोप्लास्ट का हरित हरित लवक बोलते हैं, इसका हरा रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा, कला हम लोग पढ़ाए थे बोटनी में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो दाना दाना क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाते हैं, तब उसके अंदर मैग्नीशियम कितना चीज रहता है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता था। याद करो, पढ़ाए तुमने था शायद, तुम था रे, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए है ना, बहुत बढ़िया से पढ़ाए प्रकाश, ध्यान से रिवीजन करना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुसते हैं, उसके अंदर जाते हैं, मैग्नीशियम रहता है, बहुत सारा ग्रेना रहता है, ग्रेना के अंदर जाते हैं, तब मिलता है हम लोग क्लोरोफिल, लास्ट में अथीम आता है। ठीक है ना, हम पढ़ा चुके हैं, तुम लोग देख लेना। तब बोलता है लवक किसमें पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका। सबसे बड़ा होता है पादप कोशिका, सबसे बड़ा अंग क्या होता है, लवक। मतलब पादप का कोशिका है, उसका सबसे बड़ा अंदर में अंग कौन होगा, लवक। लवक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णित लवक, मतलब कोई रंग नहीं, क्या बोलेंगे, अवर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट को बोलेंगे वर्णित लवक, क्या बोलेंगे। अच्छा, अवर्णित मतलब हो गया जिसमें कोई रंग नहीं, अवर्णित मतलब हो गया रंगीन, मतलब क्लोरोप्लास्ट रंगीन रहता है। अब समझते हैं हम लोग एक एक करके। हरित लवक क्या होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, यह भोजन का निर्माण करता है। सही बात है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट करता था, पढ़े थे, ठीक है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है, हम ये भी सही बात है, पत्ती तथा तना ही करता है प्रकाश संश्लेषण। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है पेड़ पौधा का, कहाँ पर, पत्ती या तना में, ठीक। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है भैया, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करता है। अब पेड़ पौधा में एक और चीज था, फूड का स्टोरेज करता था, कौन था, जड़, पढ़े थे ना, जड़ भी करता है स्टोरेज। चलिए अगला है अवर्णित लवक, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या, यह भोजन का संग्रहण करता है। यह क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है, यह भोजन का संग्रहण करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। अच्छा, अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है, जड़ तथा फल में। अच्छा, भोजन का संग्रहण तो हम लोग अभी पढ़े कि क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, नहीं सॉरी, क्लोरोप्लास्ट में भोजन का निर्माण होता है, संग्रहण किसमें, जड़ में, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब फल में भी क्या होता है, एनर्जी होता है, फल हम लोग खाते हैं ना, ऊर्जा मिल जाता है ना, बहुत मीठा लगता है, उसमें भी। तो बोलता है क्रोलो अवर्णित लवण कहाँ कहाँ पाया जाता है, जड़ और जड़ और तना, फल में, जड़ और फल। अच्छा, तुम जड़ को देखा होगा, मोस्टली व्हाइट कलर का रहता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, प्लस उसमें अवर्णित लवण होता है, कोई कलर नहीं होता, इसीलिए मोस्टली ज्यादातर कैसा पाया जाता है, व्हाइट पाया। अब बोलेगा कोई आदमी सलजम, गाजर, तो अलग, कुछ चीज अलग अलग है, उसके लिए फिर बोटनी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए जीवन बिताना पड़ेगा, फिर गांव वाला मारबो करेगा, उतना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अवर्णित लवक, अवर्णित लवक में हम लोग देख लिए, यह भोजन का संग्रहण करता है, यह कहाँ पाया जाता है, जड़ और। चलिए अवर्णित लवण आते हैं, क्या, यह रंग प्रदान करता है, यह जो है फलों को रंग प्रदान करता है, क्या करता है। अच्छा, टमाटर दिखता है लाल होता है, मिर्च कैसा होता है, लाल हरा, बहुत तरह का। गाजर कैसा होता है, लाल होता है। चुकंदर दिखता है पूरा एकदम, मतलब बीटरूट कैसा होता है, जैसे मानो कि डार्क रेड बोल लो या बैगनी कलर बोल लो, मैरून कलर, डार्क मैरून। फलों का रंग पीला, आप समझते हैं। तो अच्छा, ये सब पूछ लेता है कि कौन सा वर्णक के, देखो वर्णित, अभी हम लोग वर्णित लवक तो पढ़े, वर्णित लवक बहुत सारा होता है, तो किस कारण, किसके कारण होता है, मोस्टली हम लोग 3 गो 4 गो जानेंगे, होने तो बहुत है, बहुत याद कितना करेगा। तो बोलता है यह फल का रंग क्या प्रदान करता है, यह क्या करता है, रंग प्रदान करता है। टमाटर और मिर्च जो में रंग प्रदान करता है, वो कौन सा वर्णित लवक होता है, तो उसका नाम है लाइकोपेन। कौन है, लाइकोपेज, 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 लाइकोपेन होना चाहिए, लाइकोपेज लिखा हुआ है, लाइकोपेन। तो लाइकोपेन, लाइकोपेन के कारण क्या होता है, टमाटर और मिर्च का कलर आता है, टमाटर और मिर्च। तब बोलेगा टमाटर मिर्च अलग कलर, तो देखो कलर उसके वजह से आता है, कौन कलर आता है, वो तो देखता है टमाटर पहले हरा भी रहता है, फिर लाल भी हो जाता है। तो बोलता है टमाटर और मिर्च में जो कलर आता है, किस लवक के कारण, लाइकोपेन। गाजर में जो लाल आता है, गाजर का जो रंग आता है, वो किसके कारण, कैरोटीन, किसके कारण, कैरोटीन। अब बोलता है गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। इज इट क्लियर।
चलो आगे, चुकंदर, क्या चुकंदर बोलता है बीटा, बीटानोन के कारण। चुकंदर का क्यों लाल होता है? कौन सा लवक के कारण? बीटानोन। चुकंदर का लाल रंग जो होता है किस कारण? बीटानोन। उसके बाद गाजर, गाजर का कैरोटीन, टमाटर का लेकोपिन। चलो, फलों का पीला रंग होता है, फलों का जेंथोफिल, जेंथोफिल। फल, जितना फल पीला होता है वो किस कारण होता है? जेंथोफिल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टमाटर और मिर्च का रंग लाइकोपेन, गाजर का रंग कैरोटीन, बीट का रंग, बीट से बीटाटोन, बीटानोन, बीटानोन। फलों का पीला रंग जेंथोफिल, जेंथोफिल। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अब रोक दो इसको, देखो